आज हम लोग जो बात करेंगे वो दिल्ली सल्तनत पे बात करेंगे। और दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसे ऐबक से क्वेश्चन जो आता है उस पर हम लोग बात करेंगे। इल्तुतमिश से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपनी राजधानी पहली बार लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को लाया। उसी तरह बलबन के बारे में, जिले इलाही के बारे में, किसने उपाधि धारण किया, दीवाने अर्ज क्या था, टोपी सीकर कौन शासक व्यतीत करता था, रजिया सुल्तान के बारे में, दिल्ली का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में था, अमीर प्रभावहीन किसके शासनकाल में हुए। इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे और हम आपको एक इस तरह से प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आप कल किसी भी एग्जाम में बैठिए तो आप देखेंगे कि आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट है। चलिए ठीक है, इसी चीज को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत। तो देखेंगे कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत की अवधि मानी गई। अब दिल्ली सल्तनत में कई ऐसे वंश हुए जिसके बारे में भी हमें जानना होगा। तो उन वंशों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे गुलाम वंश, और गुलाम वंश को दास वंश या ममूलक वंश भी कहा गया। इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और 3-4 वीडियो में पूरा ये पूरा दिल्ली सल्तनत आपके सामने कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जब गौरी जाने लगा तो उसने अपना उत्तराधिकार के रूप में ऐबक को नियुक्त किया। ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। इस चीज को याद रखिएगा, ऐबक जो था वो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में करता है। इसको ममूलक वंश और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग जो गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे तो इस गुलाम वंश का जो शासन जो काल है 1206 से लेकर 1290 तक है। याद रखिएगा। अब इसमें हमें ध्यान देना होगा ऐबक के बारे में कि सबसे पहले ऐबक के बारे में क्या। तो ये ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526। इसमें गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290। अब इसमें सबसे पहले ऐबक की बात करेंगे तो ये 1206 से लेकर 1210 तक ऐबक का शासनकाल माना जाता है। शासन की अवधि कम थी लेकिन बहुत सारे ऐसे ये काम किया या फिर उस काम को पूरा नहीं करवा पाया, फिर भी इसको याद किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाखों का दान देने वाला या दानवीर किसको कहा जाता है, तो ऐबक को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अपनी राजधानी जो बनाया था ये लाहौर बनाया था। ध्यान रखेंगे। तो ये गुलाम वंश का संस्थापक, अगर गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो ऐबक। राजधानी अगर पूछा जाएगा कि ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे इल्तुतमिश के बारे में पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला वो कौन शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाया था, ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको लाख बख्श कहा गया। याद रखिएगा, लाख बख्श कहने का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। इसने 2 मस्जिद जो था उसका निर्माण करवाया, एक 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरा कुबत उल इस्लाम मस्जिद। याद रखिएगा। अब आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने कहां करवाया। तो अगर कुबत उल इस्लाम के बारे में कहा जाए तो कुबत उल इस्लाम एक मस्जिद था जिसका निर्माण इसने दिल्ली में करवाया था
वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण इसने अजमेर में करवाया। याद रखिए, कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाया और उसके पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार की नींव रखवाया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आगे आपसे हम बात करेंगे। लेकिन अगर नींव रखवाने की बात आएगी तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आएगा। इस चीज को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बारे में, ऐबक के बारे में कहा जाता है कि 1210 ईस्वी में घोड़े पर से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सब लोग जानता है कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु होती है। चौगान खेलते समय, ध्यान रखिएगा। तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। याद रखिएगा। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये चौगान जो है वर्तमान में पोलो खेल है। याद रखिएगा। तो ये खेल की परंपरा कहां से शुरू हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये तुर्कों का देन है, यानी ये तुर्कों का देन था। चौगान खेल किस देन है, तो तुर्कों का देन है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो एक बार फिर से देखेंगे, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, और आराम आराम से हम लोग देखते जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की जो अवधि जो मानी गई 1206 से 1526 तक माना गया, और इस दरमियान 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया। उनमें सबसे पहले गुलाम वंश आता है, और गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश को दास वंश और ममुलक वंश के नाम से भी जाना गया। इस चीज को याद रखिएगा। ऐबक ने अपनी राजधानी जो बनाई वो लाहौर को बनाई थी, और ऐबक की जो कार्य अवधि जो थी वो काफी कम दिनों की थी। लगभग हम कह सकते हैं कि 4 साल ही इसने शासन किया, यानी 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसकी काल अवधि रही। उसी दरमियान इसने कुछ ऐसे काम किए, जैसे दिल्ली में कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण इसने करवाया। कुतुब मीनार की नींव रखवाई, लेकिन उसको पूरा नहीं करवा पाया, और उसके पहले ही चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े पर से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? ये दानवीर था, लाखों का दान भी देने वाला इसको कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपके सामने आज रख रहे हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा कि, और जिसको चाहिए पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ऐबक ने सुल्तान का पद धारण नहीं किया था। ऐबक सुल्तान का पद धारण नहीं किया, यानी सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। याद रखिएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन यहां पे यह भी पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से शासक सुल्तान के पद को धारण नहीं किया था। तो ऐसे 2 शासक हुए, जो वीडियो आपको एकदम सारे चीज बता दिए जाएंगे इसी वीडियो में, सोचना नहीं है। तो एक नाम तो ऐबक है, याद रखिएगा। ऐबक ये सुल्तान का पद धारण नहीं किया था, यानी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। याद रखिएगा। इसने अपने आप को मलिक और सीपा सालार, याद रखिएगा, मलिक और सीपा सालार की उपाधि से ही, सीपा सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। याद रखिएगा, उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा, अपने को संतुष्ट रखा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपने को सुल्तान घोषित नहीं किया, तो अपने को सुल्तान नहीं, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने मलिक और सीपा सालार की उपाधि से ही अपने आप को सिर्फ संतुष्ट रखा। एक और शासक है जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का पद धारण नहीं किया था, उसका नाम है, याद रखिएगा, खिज्र खां। खिज्र खां भी दिल्ली सल्तनत का वैसा शासक
जिसने सुल्तान का पद धारण नहीं किया था और उसने रैयत ए आला, याद रखिएगा, उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां भी सुल्तान का पद धारण नहीं किया और इसने रैयत ए आला, याद रखिएगा, रैयत ए आला की उपाधि को धारण किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कौन कौन, ऐबक और खिज्र खां, ये दोनों सुल्तान के पद को धारण नहीं किए थे। तो दिल्ली सल्तनत के दो ऐसे शासक जो सुल्तान का पद धारण नहीं किया, उसके बारे में बात किए। एक और क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को दानशीलता के लिए हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा। यानी मिनहाज उस सिराज के द्वारा, याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज के द्वारा हातिम द्वितीय, यानी हातिम द्वितीय की जो संज्ञा जो दी गई थी, ये ऐबक को दिया गया था, याद रखिएगा। और किस लिए दिया गया था? तो दानशीलता के लिए, दान वीरता के लिए। यानी हातिम द्वितीय की संज्ञा मिनहाज उस सिराज के द्वारा ऐबक को दिया गया था, उसकी दानशीलता के कारण। एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है इसी से, याद रखिएगा। कहता है, याद रखेंगे, कि ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिली, याद रखिएगा। तो ऐबक को दासता से मुक्ति की अगर बात करेगा कि दासता से मुक्ति कब मिली, तो दासता से जो मुक्ति मिली थी ये 1208 में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया गया। तो ये रहा ऐबक का। अगर स्क्रीनशॉट लेना है, अगर नजर आ रहा होगा तो आप लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अभी तुरंत इल्तुतमिश पे, सुनेंगे ध्यान से। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन आराम शाह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है और आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, याद रखिएगा, दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, संघर्ष होता है, जिसमें आराम शाह पराजित होता है और बाद में उसकी हत्या भी कर दी जाती है। और इस तरह से दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश 1210 ईस्वी के आसपास बैठता है और इसका शासनकाल 1236 ईस्वी तक रहा। लेकिन इल्तुतमिश जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो आसानी से अपने शासन को नहीं चला पाता है। इसका कारण क्या था, सुनिएगा। पहले तो अमीरों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उनको आराम से दबाया। और ये क्वेश्चन बनता है, इल्बारी तुर्क का था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के वैसे दो शासक हुए जो इल्बारी तुर्क के हुए। एक था इल्तुतमिश और दूसरा था बलबन। लेकिन इल्तुतमिश का जो हम अगर कार्य अवधि देखेंगे तो लगभग 3 तरह से इसने कार्य किया। पहले अपने शासन को बचाने का प्रयास, विरोधियों को बचाने का प्रयास, और फिर जो बाहरी आक्रमण जो थे उससे बचने का प्रयास किया। चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते करते सिंध के तट तक आता है और मंगबरनी को ये सहायता नहीं कर पाता है। इसको मालूम है कि अगर हम मंगबरनी की सहायता करेंगे तो फिर चंगेज खां से मुझे सामना करना पड़ेगा और हम सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। तो इसीलिए एकदम आराम से मंगबरनी का ये लौटने का इंतजार करता है, याद रखिएगा। कौन? इल्तुतमिश। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि आराम शाह को दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर पराजित करके 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, याद रखिएगा। और ये सुल्तान का पद धारण करता है। इल्तुतमिश किसका पद धारण करता है? तो ये सुल्तान का पद धारण करने वाला, सुल्तान का पद धारण करने वाला पहला दिल्ली का शासक बनता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक करने वाला, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऐबक जो था वो सुल्तान का पद धारण नहीं किया था। क्या पद धारण किया था उसने? वो मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया था।
दूसरा चीज देखेंगे, इस इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी जो राजधानी जो बनाई थी, याद रखिएगा, इसने नई दिल्ली को बनाया, इसने नई दिल्ली को राजधानी बनाई थी। अब क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वह शासक जो अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाया। तो लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाने वाला राजधानी, याद रखिएगा, पहला शासक ये इल्तुतमिश हुआ। क्लियर हुआ? यानी दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ये पहला शासक। एकता प्रणाली, याद रखिएगा, और 40 सरदारों का इसने संगठन बनाया। याद रखेंगे, 40 सरदारों का, बाद में इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, गुलाम वंश के शासकों के द्वारा ही, शासक के द्वारा ही इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो एकता प्रणाली और 40 सरदारों का ये एक संगठन बनाता है। ये 40 सरदारों का जो संगठन है, इसको तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी, चिहलगानी कहा गया, या चालीसा के नाम से इसको जाना गया। याद रखिएगा, चालीसा के नाम से जाना गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कि आखिर एकता प्रणाली और 40 सरदारों के संगठन को बाद में किसने समाप्त किया। तो उस पर भी हम लोग आएंगे, उस पर भी बात करेंगे कि किसने समाप्त किया। ध्यान रखेंगे आगे। अब इल्तुतमिश के शासन काल में, याद रखिएगा, चंगेज खां भारत पे आक्रमण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खां का आक्रमण, याद रखिएगा, चंगेज खां का आक्रमण 1221 ईस्वी में किसके शासनकाल में होता है। तो एकदम आराम से देखेंगे, इल्तुतमिश। कैसे भाई? इल्तुतमिश के शासनकाल में, तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 तक माना जाता है। तो 1210 से 1236 तक जो माना गया, तो 1221 में चंगेज खां, याद रखिएगा, किसका पीछा करते हुए? तो मंगबरनी का पीछा करते हुए, याद रखिएगा। तो मंगबरनी का पीछा करते हुए कहां तक आता है? सिंध के तट तक आता है। लेकिन मंगबरनी को सहायता नहीं कर पाता है इल्तुतमिश। जानता है कि अगर हम सहायता करेंगे तो चंगेज खां अभी मुझे पूरी तरह से घेर लेगा और हम सत्ते से हाथ धो बैठेंगे। तो सत्ता सबको प्यारी होती है, और ये मंगबरनी का जाने का इंतजार करता है। अब यहां पे याद रखेंगे कि अब आपसे यहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बार बार बोल रहे हैं, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के नाम से। वहां टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1215 से लेकर 1217 के बीच इल्तुतमिश के दो प्रतिद्वंदी कौन कौन से थे। तो एक जो था, याद रखिएगा नाम, एलदौज, और दूसरा जो था कुबाचा। ठीक है, इन दोनों को हराया इल्तुतमिश, लेकिन सामना तो करना पड़ा ना, याद रखिएगा। तो 1215 में, याद रखिएगा, एलदौज, और 1215 से 17 के बीच कुबाचा, याद रखिएगा, कुबाचा। ये दो इल्तुतमिश के काफी ये थे, प्रतिद्वंदी थे। 1215 ईस्वी में एलदौज को ये तराइन के तृतीय युद्ध में, याद रखिएगा, इल्तुतमिश से हार मिलती है। याद रखिएगा, यानी तराइन का तृतीय युद्ध कब होता है? तराइन का प्रथम दो युद्ध कब हुआ? 1191 और 1192। लेकिन तराइन का अगर हम लोग तृतीय युद्ध की बात करेंगे, कि तराइन का तृतीय युद्ध, याद रखेगा, तो तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था 1215 में इल्तुतमिश और एलदौज के बीच। हार का सामना करना पड़ा। फिर कुबाचा को भी अलग अलग युद्धों में इसने हराया। कुबाचा फिर बाद में, ठीक है, अपने आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि 1215 से 1217 के बीच इल्तुतमिश के दो प्रतिद्वंदी कौन थे। तो एलदौज और कुबाचा, ये सब नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए आगे। अब एक और क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कि 1225 में इवाज, अब इवाज कौन था? याद रखेगा, ये बंगाल का स्वतंत्र शासक था, एवाज या इवाज। तो एवाज जो था, ये बंगाल का स्वतंत्र शासक, याद रखेगा, बंगाल का स्वतंत्र शासक था, जो बिना युद्ध किए ही, ठीक है, अधीनता स्वीकार कर ली थी।
क्योंकि अब ये ताकतवर हो गया था, इल्तुतमिश ताकतवर हो गया था। ठीक है, शुरू में तो क्या था, ये गुलाम का गुलाम माना गया इसको, लेकिन धीरे धीरे जब शासन की बागडोर इसके अपने अपने हाथों में लिया तो धीरे धीरे सत्ता की स्थिति, सत्ता को समझना सत्ता इसको समझ में आ गई थी कैसे शासन करना है। क्योंकि आप देख भी लीजिए कि मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां आया, लेकिन उस समय ये पूरी तरह से शांत रहा। अगर उसी तरह जोश में उत्साह में होता तो फिर क्या हो जाता, अति उत्साह में कह सकते हैं, तो फिर उसकी सत्ता उसी समय से हाथ से चली जाती। इस चीज को याद रखिएगा। तो गुलाम का गुलाम भी इसको कहा गया, इल्तुतमिश को। तो 1225 के आसपास एवाज जो था, ठीक है, ये बंगाल का स्वतंत्र शासक था जो अपने आप, ठीक है, क्या किया, अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान, अगर अंतिम अभियान की बात करेगा कि इल्तुतमिश का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था, तो याद रखिएगा अंतिम अभियान जो था बामियान के विरुद्ध था। बामियान याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो बामियान के विरुद्ध था, बामियान के विरुद्ध था। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऐबक के बारे में देखा और इल्तुतमिश के बारे में देखा। ऐबक के बारे में क्या, तो 1206 से 1210 लाख बख्श कहा जाता है। लाहौर राजधानी थी। कुबतुल इस्लाम और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया और पोलो खेलते समय, यानी वर्तमान में पोलो और उस समय चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान कहाँ का खेल है, तो ये चौगान तुर्क का खेल है, यानी तुर्कियों का देन, तुर्कों का जो देन है, याद रखिएगा। यानी कहाँ से ली गई इस खेल को, तो तुर्कों से ली गई। उसी तरह इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध होता है उत्तराधिकार को लेके। ठीक है, बन तो जाता है आराम शाह, लेकिन वो पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं था। दिल्ली के निकट जड़, दिल्ली के नजदीक जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें आराम शाह पराजित होता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। 1210 से 1236 के बीच इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और ये सुल्तान का पद धारण करता है, क्योंकि इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का पद धारण नहीं किया था। वो मलिक और सिपासालार के पद से ही अपने आप को खुश रखा। इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम कहा गया, क्यों, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि इक्ता प्रणाली और चालीसा जो था, इसको कौन स्थापित किया। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत और तुर्काने चहलगानी, जिसको चालीसा या 40 सरदारों का संगठन कहा गया, इसको इल्तुतमिश ने ही स्थापित किया था। इस चीज को याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया था। इसके अतिरिक्त 1215 से 1217 के बीच एलदौज और कुबाचा जो था, इसका प्रमुख प्रतिद्वंदी था और इन दोनों को इसने हराया। एलदौज को तराइन के तृतीय युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है और उसी तरह 1217 के आसपास कुबाचा को भी ये हराता है और उसका जो क्षेत्र था कुबाचा का, याद रखिएगा, ठीक है, उसको अपने ये क्षेत्र में मिला लेता है। ठीक है, यानी उसका जो क्षेत्र था लाहौर, उससे उसको वो लाहौर इससे छीन लेता है। इसके अतिरिक्त 1225 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऐवाज जो बंगाल का स्वतंत्र शासक था, वो इसकी अधीनता को स्वीकार करता है। इल्तुतमिश के शासन काल में ही, ठीक है, चंगेज खां भारत पे आक्रमण करता है मंगबरनी का पीछा करते हुए, ठीक है, लेकिन मंगबरनी को सहायता नहीं प्रदान करता है। 1220-21 में मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां, ठीक है, सिंध के तट तक आ जाता है, पश्चिमी तट तक कहा जाता है, सिंध के पश्चिमी तट तक ये पहुंचता है, तो सिंध याद रखिएगा। उसी तरह इसका अंतिम अभियान जो था वो बामियान के विरुद्ध था। तो ये हम लोग दो देखे, ऐबक और इल्तुतमिश। ठीक है, आगे भी हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए, रजिया सुल्तान के बारे में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट्स कर सकते हैं और अपने आप को ये टेलीग्राम से जोड़िए स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के, और वहां से आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो रजिया सुल्तान के बारे में देखिए
काफी इंपॉर्टेंट है नाम, रजिया सुल्तान। जो मेन है उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक माना जाता है, याद रखिएगा। तो रजिया सुल्तान का जो 1236 जो माना गया से 40, उसके पहले रुकनुद्दीन फिरोज, याद रखिएगा, रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो शासन कर रहा था। रुकनुद्दीन फिरोज जैसे ही कुछ समय के लिए बाहर जाता है, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका बन जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के समय, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो पहली महिला मुस्लिम शासिका, याद रखिएगा, तो ये क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहली मुस्लिम महिला शासिका। तो पहली मुस्लिम महिला शासिका अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये रजिया सुल्तान। इतिहासकार कहते हैं कि अगर रजिया सुल्तान स्त्री नहीं होती या हार का सामना नहीं करना पड़ता तो इससे शक्तिशाली कोई भी मुस्लिम शासक नहीं होते, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके असफलता का कारण क्या रहा? शादी करती है, शादी करने के बाद जैसे ही वापस आती है, ठीक है, स्थिति इसकी कमजोर पड़ जाती है। तो असफलता के कारण में कहा जाता है, ठीक है, इतिहासकार कहते हैं कि इसका स्त्री होना ही, ठीक है, स्त्री होना ही, ठीक है, क्या है, असफलता का कारण रहा। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अगर रजिया सुल्तान नहीं हारती, रजिया सुल्तान को अगर हार का सामना नहीं करना पड़ता तो विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली अगर कोई मुस्लिम शासक अगर होता या शासिका जो होता वो होती रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। कारण क्या रहा? कुछ वैसे ये काम की जिसके कारण से नाराजगी हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि खुले मुंह दरबार जाने लगी, लोगों को पसंद नहीं हुआ, ठीक है। अमीरों का एक वर्ग ऐसा था जो रजिया सुल्तान के विरुद्ध था। तो इन सभी चीजों के कारण ही रजिया सुल्तान को कुछ समय में ही सत्ता से हाथ धोना पड़ा और कैथल के नजदीक कहा जाता है कि रजिया सुल्तान की 1240 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। तो ये रहा रजिया सुल्तान के बारे में। बलबन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नासरुद्दीन महमूद भी है। नासरुद्दीन महमूद आप ये कर सकते हैं 1246 से 1266, लेकिन नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने वाला बलबन ही था। तो हम लोग बलबन के बारे में देखेंगे और पहले ही बोल चुके हैं कि अगर एक एक का चाहिए तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे वहां से आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे बलबन के बारे में। बलबन के बारे में कहा जाता है कि इल्तुतमिश के बाद ये दूसरा ऐसा शासक हुआ जो इल्बारी तुर्क का था, याद रखिएगा, इल्बरी तुर्क, यानी इल्तुतमिश और बलबन इल्बरी तुर्क के शासक के रूप में जाने गए। बलबन का शासनकाल जो माना गया ये 1266 से 1286 तक माना गया, ठीक है। इल्बरी तुर्क बता ही दिए कि इल्बरी तुर्क के शासन के रूप में ये जाना जाता है। इल्तुतमिश और बलबन जो थे ये इल्बरी तुर्क के थे। इसने, ये देखिए, बलबन तुर्काने चिहलगानी का सदस्य था, लेकिन आगे चलकर इसने इक्ता प्रणाली और तुर्काने चिहलगानी दोनों को समाप्त किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्ता प्रणाली, याद रखिएगा, इक्ता प्रणाली और चालीसा को किसने समाप्त किया? तो चालीसा को जो समाप्त जो किया ये बलबन ने ही किया था। तो इक्ता प्रणाली और चालीसा को समाप्त करने वाला शासक जो था ये बलबन ही था, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त देखेंगे इसने एक सैन्य विभाग स्थापित किया, याद रखिएगा, एक सैन्य विभाग स्थापित किया जिसको बोला गया दीवान ए अर्ज, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दीवाने अर्ज कैसा विभाग था? तो दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था। इसके अतिरिक्त बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित
याद रखिएगा, नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ किया? तो ये बलबन ने प्रारंभ किया था और ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित था, याद रखिएगा। तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसने लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया, याद रखिएगा। लौह एवं रक्त नीति का जो अनुसरण जो किया गया था वो बलबन के द्वारा ही किया गया था, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि बलबन के समय सुल्तान का पद निरंकुशता का भैया था, याद रखिएगा, निरंकुशता का सजीव प्रतीक माना गया। एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलबन से ही है, याद रखिएगा, उसको आप लोग लिख लीजिए। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिले इलाही, तो बलबन के द्वारा जिले इलाही की उपाधि को धारण किया गया था, याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण था उस पर हम लोग बात किए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम आपके सामने बोल दे रहे हैं, ठीक है, और आप लोग आराम से उसको लिख भी सकते हैं। गुलाम वंश से संबंधित ही है, इसको आप एकदम आराम से लिख सकते हैं, गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे ध्यान रखिएगा, एकदम बोलते जा रहे हैं एकदम आराम आराम से, और आप लोग लिख भी सकते हैं कि गुलाम वंश से संबंधित जो प्रश्न होगा, देखेंगे कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो सबको मालूम है, ऐबक, लाख बख्श से नाम से जाना जाता था। इसके निर्माण में किस किन चीजों के निर्माण में योगदान रहा है? तो कुतुब मीनार का भाई निर्माण में योगदान तो रहा ही ना। कैसे योगदान रहा? क्योंकि उसने नींव रखवाई, कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, 2.5 दिन के झोपड़े को बनवाया, याद रखेगा। उसके बाद इसकी राजधानी पूछेगा तो लाहौर, और चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब क्वेश्चन आपसे ऐबक से पूछे जा सकते हैं। उसी तरह इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाया, इलबरी तुर्क का था। इक्ता प्रणाली और चालीसा यानी तुर्काने चिहलगानी की स्थापना किया। इसके अतिरिक्त अरबी प्रथा के आधार पर सिक्का जारी करने वाला प्रथम सुल्तान था, याद रखिएगा, या प्रथम शासक था। गुलाम का गुलाम इसको कहा गया, इल्तुतमिश को। इसके समय चंगेज खां भारत पे आक्रमण करता है, मंगबरनी का पीछा करते हुए। तराइन का तृतीय युद्ध होता है इल्तुतमिश के शासनकाल में ही, इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इल्तुतमिश से ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में इस सिंधु नदी के तट पर पहली बार ये लोग देखा गया। कौन देखे गए? तो मंगोल पहली बार देखे गए थे। उसी तरह चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन, याद रखेगा, तेमुचिन। अगर चंगेज खां का मूल नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो तेमुचिन, याद रखिएगा, तेमुचिन। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तबकाते नासरी किसकी पुस्तक है? तो तबकाते नासरी जो पुस्तक है, याद रखेगा, मिनहाज उस सिराज, याद रखेगा। और मिनहाज उस सिराज के द्वारा ही दानशीलता के कारण ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी। उसी तरह बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान तो इल्तुतमिश। लेकिन अगर बख्तियार खिलजी के बारे में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कि ऐबक का सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, याद रखिएगा। और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना में उसका भी योगदान है, याद रखिएगा, किसका? बख्तियार खिलजी का। उसी तरह ध्यान रखेंगे, और भी एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश से कि बंगाल का वो शासक तो एवाज जो था अधीनता को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त उसका अंतिम अभियान, जो हम आपसे बात किए कि अंतिम अभियान कौन था, और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, लंबे समय तक नहीं रहता है। रजिया सुल्तान फिर गद्दी पर बैठती है, पहली महिला मुस्लिम शासिका बनती है दिल्ली सल्तनत। खुले मुंह दरबार जाने लगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और फिर बाद में क्या होती है, इसकी भी हत्या कर दी जाती है। और इसकी असफलता का एक ही कारण था, इसका स्त्री होना। उसी तरह फिर हम लोग बात किए बलबन के बारे में। लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया, चालीसा और इक्ता प्रणाली को इसने समाप्त कर दिया। जिले इलाही जो बोलते हैं उस उपाधि को धारण किया, ठीक है। और नासरुद्दीन महमूद जो था, उलुग खां की उपाधि इसी को दिया था, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नासरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा। नासरुद्दीन कौन था भाई? तो इसका दामाद था ना, टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। तो नासरुद्दीन महमूद जो था, इसको उलुग खां की उपाधि बलबन को दिया था, याद रखिएगा। और बलबन के बारे में कहा जाता है कि इसके समय में अमीर पूरी तरह से प्रभावहीन हो गए थे। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश और बलबन के समय अमीर जो हुए वो प्रभावहीन हो गए। ये दोनों इलबरी तुर्क के थे। जहां इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली और 40 सरदारों को शुरू किया, वहीं बलबन इन दोनों को समाप्त किया। तो आज हम दिल्ली सल्तनत का पहला ये लेकर आए और आपके सामने गुलाम वंश रखे। अगर आपको कोई सुझाव होगा तो आप दे सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस का, वहां से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। क्लास करना होगा ऑनलाइन ऑफलाइन तो मेरा नंबर आपके सामने शो कर रहा है, आप आराम से लाइव क्लास हम लेते हैं गूगल मीट पे, तो आप आराम से क्लास भी कर सकते हैं। जहां सुझाव होगा आप आराम से सुझाव भी दीजिएगा। आज बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।